हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 में हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यकीन मानिए बहुत सारी बातें हम यहाँ सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज हम सीखने वाले हैं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यार, ये किसके लिए, किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारी बीएससी के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीएससी का जो स्टूडेंट है उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर थर्ड सेम के बच्चों के लिए, एमएससी के लिए है, यहाँ तक कि हम नेट और सेट के बच्चे भी इस चैप्टर का फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको यहाँ जो है अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या हैं, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट उन एलिमेंट को कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर करता है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के जो डी ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप हैं यार। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। और कहाँ से शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 12 तक। यार ये ग्रुप 2 से ग्रुप 12 तक टोटल कितने ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक में, 10 ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम दूसरी बात है कि पीरियड्स कितने होते हैं या सीरीज़ कितनी होती हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में 3 सीरीज़ होती है, तीन हॉरिजेंटल यहाँ पर सीरीज़ होती हैं। 3 हॉरिजेंटल यहाँ पे अरेंजमेंट हम देखते हैं। क्षैतिज जो तत्वों का जो यहाँ पे अरेंजमेंट है उसको हम सीरीज़ कहते हैं। हॉरिजेंटल जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उसको सीरीज़ कहा जाता है। तो यहाँ 3 सीरीज़ होती हैं खास, जिसमें पहली सीरीज़ होती है 3D सीरीज़, दूसरी सीरीज़ होती है 4D सीरीज़ और तीसरी सीरीज़ होती है 5D सीरीज़। आज हम इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम आज जो है इन 3 सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनते हैं उसको देखेंगे और बहुत डीप में हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों 3D सीरीज़ की। तो पहले हम तीनों ही सीरीज़ के एलिमेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, आपको पिछली क्लास में मैंने ट्रिक्स बताई थी एलिमेंट को याद करने की, बताई थी। अगर आपको याद नहीं है तो जाओ यार, पिछली क्लास में जाओ और वहाँ देख लो एक बार ट्रिक को। तो पिछली क्लास में मैंने ट्रिक याद कराई थी, एक बार मैं फटाफट से वो ट्रिक बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास होगी 3D सीरीज़। ठीक है, ओके 3D सीरीज़, तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखता हूँ 3D सीरीज़। फिर होगी हमारे पास 4D सीरीज़ और फिर होगी हमारे पास 5D सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर 3D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो साइंस टीचर, मैंने आपको बताया था, साइंस टीचर वेरी क्रेजी। ठीक है, साइंस स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम, वी वैनेडियम, क्रेजी से आ जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रेजी मैन, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन। तो ये हो गया हमारा बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस। पिछली लेक्चर में पूरा बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से हमने ट्रिक याद की है। ठीक है, तो अभी बस थोड़ा सा उसको देख रहे हैं। तो साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन कहाँ गया भैया, कर्सर ये रहा, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन। यहाँ पे मैन में आ गए ना हम। फ्री मतलब आयरन। ठीक है, फ्री क्लास, फ्री कोचिंग नहीं, फ्री कोचिंग नहीं। कर्सर कहाँ गया है, फ्री कोचिंग, फ्री मतलब यहाँ पे फ्री से क्या हो गया, आयरन। कोचिंग यानी कि कोबाल्ट, नहीं मतलब निकल। नहीं के बाद देगा, ऐसे याद रखना बच्चों, नहीं देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको छोटे में, नहीं देगा। ये तो आपने पढ़ाई है पिछली क्लास में, पूरा डिटेल में पढ़ा है। एक बार पिछली क्लास में प्लीज़ जाइए, पिछले लेक्चर में ज़रूर देखिए, पिछले वीडियो में ज़रूर देखिए। नहीं देगा क्यों यानी कि हो गया कॉपर। इसको हम कर लेते हैं येलो कलर से। ठीक है, फिर से थोड़ा पीछे जाएंगे। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नहीं देगा क्योंकि जान खाई है मैंने। देखो कैसे याद करना है। एससी यानी कि साइंस यानी कि एससी,
टीचर यानी कि टाइटेनियम, वेरी मतलब वेनेडियम, ठीक है, क्रेजी मतलब क्रोमियम, मैन मतलब मैग्नीस, फ्री यानी कि आयरन, फ्री कोचिंग, कोचिंग यानी कि कोबाल्ट, नहीं यानी कि निकल, देगा तो ऐसे आपने एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि यानी कि कॉपर, क्योंकि क्या करा आपने, उसकी जान खाई है, जान मतलब जिंक हो गया, ठीक है। तो ये हमारी 3D सीरीज है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसको हम अभी देखेंगे। ओके, एक बार 4D सीरीज देखते हैं, चलो जल्दी से। अब बाकी सीरीज को याद करने के लिए हम ग्रुप में याद करते हैं। जैसे मैंने आपको याद कराया था पिछली क्लास में कि भैया सर ये लाया, सर ये लाया, यहाँ पे सर से स्कैंडियम, ये यट्रियम, फिर लेंथनम, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, ऐसे बताया था ना आपको। वी के बाद नोबीता, टेंटिलम, वेनेडियम, नाइबन, टेंटिलम, क्रोमियम मोस्ट वांटेड, क्रोमियम मोस्ट वांटेड। यार ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, देखो क्रोमियम मोस्ट वांटेड बता रखा है ना यहाँ पे आपको, क्रोमियम मोस्ट वांटेड। यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे याद करो अगर आपको याद होगा तो, यहाँ पर बताया था मैंने यहाँ पे बताया था मतीरे, ठीक है, मतरे बोलते ना, मतरे उसको रुला, ऐसे बोलते ना, वही मतिरे, फिर उसे मतरे, फिर उसे रुला, क्राई, CRI, थोड़ा सा इसमें याद रखना, रोडियम और इरिडियम, ठीक है। फिर नहीं पड़ेगा पिटेगा, कॉपर का तो यार याद रखना कि कॉपर क्या है, आभूषण बनाने वाले तत्व हैं, और आभूषण बनाने वाले और तत्व कौन कौन से होते हैं, याद है, आभूषण बनाने वाले और तत्व होते हैं सिल्वर और क्या होता है, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और फिर क्या होता है, गोल्ड। और सबसे महंगा सस्ता क्या होता है, कॉपर, उससे महंगा क्या होता है, सिल्वर, और सबसे महंगा क्या होता है, गोल्ड। तो नीचे ऐसे लिखना है, सब सस्ता, महंगा और महंगा। और जिंक का तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तो याद रखना बेटा आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में ट्रिक बताई थी याद करने की। उम्मीद है कि आप किसी भी और ट्रिक से याद कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन यार याद कर लो एक बार डी ब्लॉक को, बढ़िया तरीके से बैठो, एलिमेंट्स को याद करो, नाम को याद करो, प्रोनाउंसिएशन याद करो, उनके सिंबल याद करो, प्लीज़ उसको याद करो, ठीक है। अभी हो सकता है कोई सिंबल अगर गलत हो रहा होगा तो ठीक कर लेना यार, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग इसको इस तरह से बना लेंगे। इसमें किसी का भी क्या याद नहीं करना है, किसी का भी एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं करना है। नो, एटॉमिक नंबर की कोई खास ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको एटॉमिक नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटॉमिक मास भी आपको यहाँ पे कोई खास याद करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए हम इनको याद नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एटॉमिक नंबर भी याद करना है कि एट्रियम का कितना है, कि जर्कोनियम का कितना है, कि नायोबियम का कितना है। ऐसे एटॉमिक नंबर भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद करने की फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये पहला ग्रुप है, स्कैंडियम का ग्रुप है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, ये हमें याद रखना है। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, मज़ा आएगा। तो ये हमारा जो स्कैंडियम का ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, ठीक है। मतलब जो हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, उन 18 ग्रुप में से हमारा स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, ये कौन सा ग्रुप है, तो ये थर्ड ग्रुप है, ये इतना याद रखना है, ठीक है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद हम सीधे कहाँ गए मेरे कर्सर, ठीक है, 3 के बाद सीधे 4, देन 5, देन 6, देन 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 और फिर 12। यार ये ग्रुप नंबर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत ही आसान है। स्कैंडियम को थर्ड दे देना, उसके बाद जिंक तक आप जो गिनती जानते हैं वो गिनती लिख लो, इतना आसान है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है आपको। एक बार पूरा का पूरा अगर आप पूरा का पूरा ये याद कर लेते हैं, पूरा का पूरा अगर आप डी ब्लॉक को याद कर लेते हैं, तो उसके बाद ये ग्रुप याद कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आराम से बना लेंगे, ठीक है। और ग्रुप डी ब्लॉक को पूरा याद करने के लिए ट्रिक बताई है, पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ देख लीजिए, ग्रुप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, 3D सीरीज। 3D सीरीज को भैया 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 3D सीरीज को 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, कहाँ इंटर करता है, 3D में इंटर करता है, बिकॉज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट्स जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, 3D में इंटर करेगा। 3D में इंटर करेगा, उसके बाद 4s आता है। अब 4s में क्यों नहीं इंटर करता यार, पहले तो 4s में करना चाहिए ना, 3D में क्यों कर रहा है, 4s में करना चाहिए, 4s तो बाहर होता है, 3D में क्यों कर रहा है, 4s में क्यों नहीं कर रहा। तो इसका आंसर होता है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं ना भैया ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर 4s में ही लास्ट में इलेक्ट्रॉन घुसता तो इसको डी नहीं बोलते, इसको s ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे यही सिंपल सा आप याद रखना कि 3D सीरीज में क्या विशेष होता है कि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर करता है, ठीक है। 4s में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 4s में पहले ही कर जाता है इलेक्ट्रॉन, 4s को पहले ही भर लेते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कमती होती है, कम होती है, लो एनर्जी होती है। तो 4s की एनर्जी कम होती है और इसी वजह से हम 4s को पहले भर लेते हैं, फिर 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्योंकि हम 3D में इलेक्ट्रॉन आखिरी में भर रहे होते हैं, इसलिए इसको 3D सीरीज कहते हैं। उसी प्रकार से फिर यही चीज़ 4D के लिए है, आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, यही 5D के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्या हो गई, सीरीज हो गई, ठीक है। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं, ठीक है। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें, चले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखने के लिए, चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे याद करना है आर्गन। क्या याद करेंगे, आर्गन। यहाँ पे याद करेंगे क्रिप्टॉन, अरे बड़ी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पे याद करेंगे क्रिप्टॉन और यहाँ पर याद करेंगे जीनॉन, ठीक है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ऐसे याद करना है बेटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इस वाली सीरीज में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर्गन। जब मैं बोलूंगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, जब मैं ऐसे बोलूंगा तो आप पहले आर्गन लिखोगे। आप क्या लिखोगे, पहले आर्गन लिखोगे डब्बे के अंदर। मैं बोलूंगा जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप पहले क्या लिखोगे, क्रिप्टॉन लिखोगे। मैं बोलूंगा हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे, पहले जीनॉन लिखोगे, ठीक है। चलो, तो इन 3D सीरीज के बात कर रहा हूं मैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो सबसे पहले आर्गन लिखो डब्बे के अंदर, उसके नीचे यहाँ पे 18 लिखो, ठीक है, और इसमें 36 लिखो, इसमें 54 लिखो, ठीक है ना। तो ये आपने पहले, ठीक है। तो आर्गन में 18 लिखेंगे, याद इतना 36 और 54 लिखेंगे, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3D4s, ठीक है। यानी कि स्कैंडियम का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, स्कैंडियम का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, आर्गन, फिर 3D4s लिखूंगा। टाइटेनियम का लिखना है तो आर्गन 3D4s लिखूंगा। वैनेडियम का लिखना है तो आर्गन 3D4s लिखूंगा। क्रोमियम का लिखना है तो आर्गन 3D4s लिखूंगा। ऐसे कोबाल्ट का लिखना है तो आर्गन 3D4s। यानी कि इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही लिखा जाएगा। तो भैया इनके 3D और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे यट्रियम, जर्कोनियम, ये जो नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेलिरियम है, रुथमियम है, रोडियम है, ठीक है, सॉरी, इनका अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, इनका अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, 4s है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 5s, ठीक है। वहाँ पे इसको चेंज करते हैं, कलर को ब्लू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4s लिखा है तो यहाँ पे लिखोगे 5s। यहाँ पे 3D लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 4D। तो यानी कि जो 4D सीरीज है उसमें जो भी एलिमेंट होंगे, ये जो भी एलिमेंट लिखे हैं यहाँ पे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, क्रिप्टॉन डब्बे में बनाएंगे, छोटा सा 36 नीचे लिखेंगे, छोटा सा लिखना है, बड़ा सा नहीं लिखना। फिर लिखेंगे 4D 5s, 4D 5s, ठीक है। ऐसे ही लेंथनम वाली सीरीज का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे जीनॉन, फिर लिखेंगे, देखो इनको बढ़ा देना है, ठीक है, ये 4 5 और यहाँ पे जाएगा 6s, 3 4 और ये जाएगा 5D, ठीक है। तो ये करेंगे। तो पहला तो यही हो गया बेटा हमारा कि हमें इन सभी का, जैसे 3D सीरीज का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है किसी भी तत्व का जो 3D सीरीज में है, अगर मुझे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो मेरे पास सबसे आसान तरीका ये है
कि मैं करूँगा भैया डब्बे में लिखूँगा आर्गन और बाहर लिखूँगा 3D और 4s, ठीक है। अब मुझे 4D सीरीज़ के किसी भी एलिमेंट का, यार ये तो मैंने टिप्स ट्रिक है वो बता दी ना इसकी। कहाँ गया भाई कर्सर, कहाँ गया यार? हाँ ये कर्सर, ठीक है। ये जो 3D, इसका मैंने आपको पूरा ट्रिक बता देनी। ये सबसे पहले आप एग्जाम में कॉपी मिलते ही डी ब्लॉक अगर आपके सिलेबस में है तो लास्ट में रफ पेज में इसको सबसे पहले बना लो, क्योंकि डी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको ठीक से वो सारे एलिमेंट याद होंगे, ठीक है। चलो, तो 4D में जो एलिमेंट आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है? क्रिप्टॉन थोड़ा छोटा सा 36 लिख लो, 4D 5s लिख लो, और यहाँ पे जिनॉन 54 लिख लो, 5D 6s, ठीक है। तो याद कैसे, और भी कैसे अच्छे से याद करेंगे? 3D है तो एक कम होगा 4s में, एक ज़्यादा होगा। 3D है तो यहाँ पे कितना होगा? s में 4, 4D सीरीज़ में s में क्या होगा? 5, 5D सीरीज़ में s में क्या होगा? 6, ठीक है। तो ये हमने बना दिया बच्चों। इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस है। 3D सीरीज का वैलेंस शेल क्या है? 3D 4s है। 3D सीरीज में जितने भी तत्व हैं उनका क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल क्या है? उनका जो वैलेंस शेल है, इसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा। वैलेंस का मतलब होता है कि यार हिंदी में, चलो जो भी अभी याद आएगा तो बता देंगे। वैलेंस शेल क्या है उसका क्या है? तो 3D 4s, 3D नहीं है, 3D के साथ 4s है। और 4D सीरीज का क्या है भैया वैलेंस शेल? 4D 5s। और 5D सीरीज का वैलेंस शेल क्या है? 5D 6s, ठीक है। ऐसे करके ध्यान रखना। ये इनके क्या हो गए बच्चों? वैलेंस शेल हो गए। यहाँ पे ये जो 5D सीरीज होती है यहाँ पे F भी आता है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी हम सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट में आ रहे हैं। तो ये जो हमारा 3D सीरीज़ है बच्चों, ये जो हमारा 3D सीरीज़ है, इसमें जो तत्व हैं, इन तत्वों का जो वैलेंस शेल है वो क्या है? 3D है, 4s है। क्यों बोलते हैं भैया? मैंने केवल 3D को क्यों नहीं बोला? मैंने केवल 4s को वैलेंस क्यों नहीं बोला? मैंने दोनों को ही वैलेंस शेल क्यों बोला? क्योंकि बॉन्ड बनाते वक्त दोनों के ही इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, इसीलिए इसको वैलेंस शेल बोला गया है, ठीक है। तो वैलेंस शेल का मतलब वो शेल होता है जिनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते वक्त भाग लेंगे। यानी कि जब 3D के एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे तो 4s के भी इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं और 3D के भी इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? वैलेंस शेल कहा गया है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं चलो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ नीचे वालों को पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। तो एक बार मैं अब फटाफट से पहले हम 3D का देखेंगे, फिर उसके बाद 4s का देखेंगे, ठीक है, और फिर 5D का देखेंगे, 4D और 5D का देखेंगे। 3D का इंपॉर्टेंट समझ लो पहले, बहुत ही आसान है। ये मेरा कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, तो 3D का देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम आते हैं स्कैंडियम में। किस में आएंगे? स्कैंडियम में। बोलेंगे भैया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। आपने कुछ नहीं करना है, आर्गन लिखना है 18, फिर लिखना है 3D 4s। बोलेंगे टाइटेनियम का लिख के बताओ, आप लिखोगे आर्गन 18 3D 4s। आपसे बोलेंगे वैनेडियम का लिख के बताओ, तो आप बोलोगे आर्गन 18, ठीक है। आप बोलोगे क्या बोलोगे? आर्गन के नीचे लिखोगे 18 3D 4s। आपको बोलेंगे क्रोमियम का लिख के बताओ, तो आप लिखोगे आर्गन 18 3D 4s, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही सभी का लिखेंगे बेटा, ऐसे ही हम लिखेंगे क्रोमियम का, फिर मैग्नीज का, आयरन का, फिर ऐसे ही हम कोबाल्ट का लिखेंगे, फिर ऐसे ही हम निकल का लिखेंगे, कॉपर का लिखेंगे, इसी प्रकार से जिंक का लिखेंगे, ठीक है। चलो अब इनको कैसे भरना है? ये जो 3D 4s है इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको ग्रुप नंबर मालूम है ना? स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या है? स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या है? 3। क्या है स्कैंडियम का ग्रुप नंबर? 3। इसका मतलब है कि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। टाइटेनियम का कितना है ग्रुप नंबर? टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4 है। इसका मतलब जो इसका वैलेंस शेल होगा टाइटेनियम का, ये इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4 भरने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वैनेडियम का ग्रुप नंबर कितना है? 5।
इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5। वैसे ही क्रोमियम का कितना है? ग्रुप नंबर 6। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? कौन सा है ग्रुप नंबर भैया? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, चलो भरते हैं। स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या है? याद आ गया है, 3 है। चलो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले 4s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, तो 3 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम? 4s में भरेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे? 3d में भरेंगे। तो ये बन गया मेरा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, चलो टाइटेनियम का बनाओ। तो टाइटेनियम के पास आर्गन 18, 3d 4s लिखेंगे हम। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यार टाइटेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मैंने यहाँ पे, मुझे कैसे याद आएगा? बस इतना याद करना है कि ग्रुप नंबर क्या है। टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 4s में, 2 3d में भरेंगे। चलो वैनेडियम का देखते हैं। वैनेडियम का मेरे से कोई पूछेगा, चलो भैया वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा? आर्गन 18, 3d 4s लिखूंगा। अब मैं बोलूँगा वैनेडियम कौन से ग्रुप में है, फिर मुझे ऐसे याद आएगा ये 5वें ग्रुप में है। तो बस 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मैंने यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा और 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ भरूंगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब आएगा क्रोमियम। क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए बोलेंगे मेरे से। चलो मैं बहुत ही बोलूँगा, बहुत ही आसान है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं बोलूँगा आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 18, फिर 3d 4s। अब क्रोमियम कौन से ग्रुप का है? यार क्रोमियम तो 6ठे ग्रुप का है, ऐसा याद आ रहा है ना मेरे को। क्रोमियम कौन से ग्रुप का है? क्रोमियम तो 6ठे ग्रुप का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 यहाँ भरूंगा और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दूंगा। ठीक है, तो ये क्रोमियम का हो जाएगा। लेकिन क्रोमियम के केस में और ऐसा ही कोबाल्ट के केस में आपने ध्यान रखना है कि क्रोमियम और कोबाल्ट के केस में थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, ये बात सारे बच्चे याद रखेंगे कि क्रोमियम के केस में और कोबाल्ट के केस में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ाकर कहाँ ले जाना है? 3d में ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3d 5 और ये क्या हो जाएगा? 4s1। ऐसा करना है हमने, ना कि ऐसा। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्रोमियम के केस में और कोबाल्ट के केस में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है जी? हमें क्रोमियम और कोबाल्ट के केस में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? 4s के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है? 3d में ले जाना है। ठीक है, 3d में ले जाना है और ये 3d को क्या कर देना है? इसको 4 का कितना कर देना है? 5, और 4s का इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? 1 कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा ही आपने पढ़ा होगा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ फिल्ड, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर स्टेबल, बहुत ही क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। आप बोलेंगे हाफ फील्ड क्यों बोल रहे हैं सर? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 10 आते हैं। तो ये 10 का कितना हो गया? आधा हो गया ना, तो 10 का आधा हो गया है, तो बेटा इसी वजह से इसको हाफ फील्ड कह रहे हैं। तो क्रोमियम में हाफ फील्ड होता है, इसीलिए ये बहुत ही स्टेबल होता है। कोबाल्ट में अगर हम कॉपर में अगर हम देखेंगे ये 3d 10 हो जाएगा और वो फुलफिल्ड हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक है, कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 18, 3d 4s। ठीक है, कॉपर कौन से ग्रुप में है? 11वें ग्रुप में है, तो यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 9 भरेंगे पहले तो। फिर आपको यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाना है, इसको 10 करना है, इसको 1 करना है, और ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब 3d में 10 हो जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है? फुलफिल्ड हो जाता है, और ये बहुत ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं प्यारे बच्चों? को जानता है इसका आंसर? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड क्यों स्टेबल होते हैं भाई? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, इसके 2 कारण होते हैं, सिंपल से 2 कारण। एक होता है सिमिट्री, एक क्या होता है? सिमिट्री। दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऐसे अभी बच्चे याद कर लेंगे। इनमें सिमिट्री ज़्यादा होती है। सिमिट्री ज़्यादा का मतलब क्या है भैया? 3d है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 3d में क्या होता है? 5 कक्षक होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं ना, 1 2 3 4 5। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं,
और पांचों ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये सिमेट्रिकल होगा, या दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, यानी कि 10 होंगे तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा। तो अगर दो दो हैं तब भी सिमेट्रिकल है जैसा कि 3D में, और 3D 5 है तो यार ये एक एक सब में आ जाएगा ना, ऐसे करके एक एक सब में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल और एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी मतलब ये आपस में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते हैं, एनर्जी छोड़ते हैं, उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है एक्सिमेट्री, सिमेट्री कारण होता है। भैया डी में अगर पांचों डी में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिमेट्रिकल है, पांचों डी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्री की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही स्टेबल होते हैं यार। इसके अलावा इनमें इलेक्ट्रॉन आपस में जगह बदलते हैं, इसकी वजह से ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी कहलाती है, ये भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से स्टेबल होते हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें और डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे था, अब मैंने आपको क्या बताया, समझा दिया ना मैंने आपको कुछ चीज़ें, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। तो क्या करना है, सबसे बेसिक चीज़ मैंने क्या बताई, 3D सीरीज़ है ना, 3D सीरीज़ है, ठीक है। तो आर्गन 18 लिखेंगे, आर्गन 18 लिखेंगे, फिर 3D है तो 3D4s वाला चलता है इसमें वैलेंस, और जो भी ग्रुप नंबर होगा उसके हिसाब से क्या भरेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है, ओके। अब आपको मैं जो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, वो ये है कि क्रोमियम में मैंने क्या करा, क्रोमियम में मैंने एक्सेप्शनल, बाकी में तो सही चल रहा था, बाकी में तो जितने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन में से हमने इलेक्ट्रॉन 2 4s में डाल दिए और एक बाकी इलेक्ट्रॉन हमने 3D में डाल दिया, ऐसे तो किया। लेकिन आर्गन और कहाँ, सॉरी कॉपर और क्रोमियम में हमने क्या करा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड लगा दिया, ठीक है। यानी कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा बना दिया हमने, एक्सेप्शनल बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, एक्सेप्शनल, मतलब क्या बोलते हैं, अपवाद बना दिया। तो यार क्रोमियम और कॉपर के अलावा क्या और भी कोई दूसरे भी क्या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। क्रोमियम का तो मैंने बता दिया, ऐसे ही आप कॉपर का भी बना लीजिए, मैग्नीज का भी ट्राई कीजिए, आयरन का भी ट्राई कीजिए। तो क्रोमियम और कॉपर का तो हमने देख लिया, क्या दूसरे भी ऐसे और कोई एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, एक्सेप्शनल होगा। इसी चीज़ को हम अगली वीडियो में देखेंगे और कैसे आप याद करेंगे कि किन किन एलिमेंट के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बताया आपको, कि आपको मैंने ये बताया है कि सबसे पहले तो भैया ये 3D 4D 5D सीरीज़ के एलिमेंट याद कर लो। उसके बाद आप ये देखो, इनके आर्गन 3D का लिखना है अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन लिखो, 3D4s लिखो। 5D का लिखना है, आप क्या लिख करेंगे, क्रिप्टॉन, 4D 5s कर लेंगे, और 5D का करना है तो जिनॉन, क्या करेंगे इसमें, 3D 4D 5D, 3D 4D 5D 6s कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए हैं, ये वाले जो बताए हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाते हैं, और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जितना ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। पहले तो हम स्कैंडियम का लिखेंगे तो ये सेम उतारेंगे, और 3 है ना ग्रुप नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें। अगर टाइटेनियम का लिखना है तो यही सेम उतारेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें। वेनेडियम का लिखना है तो यही उतारेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें। और इलेक्ट्रॉन भरते वक्त 4s को पहले भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों से, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में डालने हैं, 3D में डालने हैं। क्रोमियम और कॉपर के केस में अपवाद है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आधे भरे हुए होते हैं या फिर पूरे भरे हुए होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होते हैं, और उनके स्टेबल होने का कारण भी मैंने आपको बताया है कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही सिमेट्रिकल होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो इसी वजह से ये इस प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यार डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, उसको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।